have another topic which is gene, a localized part of DNA. देखो भाई, समझो टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ जीन. अगर भाई समझना चाह रहे हो ना कि जीन है क्या भला, कौन सा भूत है कौन सी चुड़ैल है, अगर ये बात समझना चाह रहे हो, जानना चाह रहे हो कि इसकी नेचर और कंपोजिशन क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले ना ये जीन के जो अब्बू जी है ना उनको जानो. वो कौन है? डीएनए है. ठीक है, क्यों? क्योंकि जीन जो है वो अपने अब्बू का ही तो पार्ट है. कौन सा पार्ट है अपने अब्बू का? लोकलाइज्ड पार्ट है. ठीक है, क्या करता है? विच एज अ कोडेड इन्फॉर्मेशन, जिसके पास एक कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है. ठीक है, यानी उसके पास एक इन्फॉर्मेशन होती है टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन. किस चीज़ के लिए? कि एक प्रोटीन बना सके. यानी कि जीन जो लोकलाइज पार्ट है उसके पास क्या है? इन्फॉर्मेशन है. किस चीज़ के लिए? कि वो बना सके क्या? प्रोटीन. और प्रोटीन कैसे काम करेगी भाई? कैसे काम करेगी? दाल के तौर पे काम करेगी, सब्ज़ी के तौर पे काम करेगी, गोश्त के तौर पे काम करेगी? नहीं भाई नहीं, ये काम करेगी एंजाइम के तौर पर. ठीक है, अब उसके लिए हमें जब जीन को कंपोजिशन और स्ट्रक्चर को समझना है तो हमने सबसे पहले किसको समझना है? हमने जीन के अब्बू जी का स्ट्रक्चर समझना है, डीएनए का. तो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अब्बू जी का स्ट्रक्चर, डीएनए का स्ट्रक्चर. ठीक है भाई, डीएनए का जो मॉडल था ना वो सजेस्ट किया था दो साइंटिस्ट ने. तो साइंटिस्ट आ वाटसन एंड क्रिक. क्या नाम था? वाटसन एंड क्रिक ने किया था. ये मॉडल जो था ना ये एक्सरे की फ़ोटोग्राफ्स पर और केमिकली तौर पर जो एनालिसिस किया गया था डीएनए को उसके ऊपर था. यानी कि एक्सरे के ऊपर फोटोग्राफ्स बनाए गए थे. और कैसे बनाए गए थे? केमिकल एनालिसिस करके. उससे पता चला था कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, एक बात. दूसरा, हर हेलिक्स जो है वो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है. यानी उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मौजूद है जो क्या हुए हुए हैं? जो एक दूसरे के गिर्द ट्विस्ट हुए हुए हैं. ठीक है, द आउटर पार्ट इज कॉल्ड अपराइट. यानी कि जो सीढ़ियाँ समझ लो, ये जो है ना ये है, ऐसे है. ठीक है, ये जो आउटर पार्ट है ना इसका, ये वाला पार्ट. ठीक है, ये जो सीढ़ियों का एक ऐसा पार्ट होता है, जब सीढ़ी स्टेयर्स का, जो घर में एक तरह के स्टेयर्स आती हैं जिनको पकड़ के चलते हैं, जो ये वाला पार्ट है ना जिसको आप पकड़ के चलोगे, इसको कहते हैं अपराइट. और एक वो पार्ट जिसके ऊपर आप अपना पाँव रखते हैं उसको कहते हैं रंग्स. रंग्स जो होता है ना ये इनर पार्ट होता है. ठीक है, ये वाला पार्ट होता है, ये वाला. सही है. अब देखो, जो अपराइट है ना ये किससे बना हुआ होता है? डीऑक्सीराइबोज शुगर यानी कि पेंटोज शुगर और फॉस्फेट से. जबकि जो इनर पार्ट होता है ना वो किससे बना हुआ है? वो नाइट्रोजनस बेस से बना हुआ है. ठीक है, ये बात क्लियर हुई. अब आ जाओ ज़रा इसको समझते हैं. ये है डीएनए का स्ट्रक्चर, एक दूसरे के गिर्द लिपटा हुआ है. ठीक है, अगर मैं इसको सीधा करके आपको दिखाऊं तो ऐसे ही नज़र आएगा. अब ये जो इसका ब्लू वाला पार्ट आपको नज़र आ रहा है ना, ये ब्लू पार्ट हमारे पास है इसके अपराइट्स, जो किससे बने हुए हैं? फॉस्फेट से. और हमारे पास किससे बने हुए? पेंटोज शुगर से. और ये जो आपको इसकी वो जो पार्ट्स नज़र आ रहे हैं जिसके ऊपर आप पाँव रखकर चलेंगे, जिसके ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, अल्फ़ाबेट कलरफुल सी है ये, इसको हम क्या कहते हैं? रंग्स. जो किससे बने हुए? जो नाइट्रोजिनस बेसिस से बने हुए, जो क्या है? एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन. ठीक है, अब देखो ये जो डी फार्मेसी वाले होते हैं ना ये स्ट्रक्चर वो लोग बनाते हैं. ठीक है, ये देखो ये क्या बना हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा. ये है पेंटोज शुगर, ये वाला, और ये है फॉस्फेट. ये पेंटोज शुगर, ये फॉस्फेट, इस पूरे से बन रहा है ये ब्लू वाला पार्ट. ठीक है, और ये देखो थायमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, इस पूरे से कौन से पार्ट बन रहा है? ये रंग्स जो हैं, ये कलरफुल रंग्स बन रहे हैं. ठीक है, पढ़ लो. बहुत हेलिक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है. ठीक है, और एक दूसरे से कैसे, किस बॉन्ड से जुड़े हुए? याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड से. यहाँ पे आपको नज़र आ रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, अच्छा भाई, कॉम्प्लीमेंट्री हेलिक्स है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स. इनकी जो कॉम्प्लीमेंट्री हेलिक्स है, ये एक कॉम्प्लीमेंट ये रहा 3 कॉम्प्लीमेंट, एक ये रहा 5 कॉम्प्लीमेंट. इसके पास इस कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस भी है. यानी कि अगर आपसे मैं पूछूं कि एडेनिन के साथ कौन सा वाला नाइट्रोजिनस बेस आएगा, तो ये मत कह देना कि साइटोसिन आएगा. नो, ना आप ये कह सकते ग्वानिन आएगा. नो, एडेनिन के साथ हमेशा आता है थायमीन. ठीक है, और साइटोसिन के साथ हमेशा आता है ग्वानिन. ठीक है, याद आएगी बात? बिल्कुल याद आएगी. तो यह आपने ना अभी स्ट्रक्चर समझा, किसका? अब्बू जी का स्ट्रक्चर समझा. ठीक है, अब हम जाएंगे इनके बेटे को पढ़ने. बेटा कौन है? जीन है. जीन जो है डीएनए का स्मॉलेस्ट सेगमेंट होता है जिसके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है. ठीक है, कैसे फॉर्म में होती है? कोड की फॉर्म में होती है. ऐसा कोड होता है जैसे AUG, ये कोड है. ठीक है,
इस तरह का कोड होता है। इसकी कोड जैसे ही आपके जो मैसेज जो होता है ना, जैसे ही आपके न्यूक्लियस से किसी भी पार्ट के पास जाता है ना, तो इस कोड की वजह से बनता है प्रोटीन। ठीक है, और प्रोटीन क्या है, प्रोटीन जो है ये बेसिक प्रोटीन जो है इसका ये एज ए एंजाइम वर्क करता है। अब जीन जो है ना बेटा, ये बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन का ना बेसिक यूनिट है। अगर मैं पूछूं कि बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन का बेसिक यूनिट क्या है, तो वो जीन है। ये जीन इज़ लोकेटेड एट स्पेसिफिक पोजीशन ऑन क्रोमोसोम। हर जीन जो है वो लोकेट हुआ होता है एक स्पेसिफिक पोजीशन पर, मतलब एक क्रोमोसोम है ना। अब ऐसा नहीं होगा कि ये जो जीन जिसको यहाँ होना चाहिए वो आपको यहाँ नज़र आ जाएगा, यहाँ नज़र आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। हर किसी की एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है। ठीक है, और जो पोजीशन होती है ना जीन की क्रोमोसोम के ऊपर, उसको कहते हैं जीन लोकस या जीन लोकाई। ठीक है, ईच जीन हैज़ स्पेसिफिक फंक्शन। हर जीन का स्पेसिफिक फंक्शन होगा, जैसे उसकी स्पेसिफिक जगह होगी ना, वैसे ही उसका स्पेसिफिक फंक्शन भी होगा। जैसे कोई जीन जो होगी वो आपकी हाइट का बताएगी या पौधे की हाइट का बताएगी, कोई जीन जो होगी वो पेटल का कलर बताएगी या आपका स्किन कलर बताएगी। ठीक है, द कोडेड इन्फॉर्मेशन में चेंज ड्यू टू एनी रीज़न। ये जो कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है ना, किसी भी रीज़न की वजह से ना चेंज हो सकती, हो सकता है कोई बीमारी आ गई हो कि ये जो AUG था ये समझ लो स्किन का कलर का है, वैसा ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को समझाने के लिए कह रही हूँ। अगर फॉर एग्जांपल ये ऐसे हो जाए GUA, उल्टा हो जाए, गलत हो जाए, तो गलत इन्फॉर्मेशन कोड हो जाएगी ना। तो किसी भी कोई भी ऐसी आ जाती बीमारी जिसकी वजह से ना बाज़ औक़ात ये जो कोड होता है ना ये चेंज हो जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं जेनेटिक वेरिएशन। और अगर मैं बोलूँ कि जेनेटिक वेरिएशन किसकी वजह से हो रही है, तो याद रखना म्यूटेशन की वजह से हो रही है। ये जो जेनेटिक वेरिएशन होती है ना ऑफ स्प्रिंग्स, बच्चों के दरमियान, इसकी वजह से अलग अलग ट्रेमेंडियस वेराइटी आ जाती है उनके ट्रेट्स के अंदर। दिस वेरिएशन इन द जीन्स ऑफ अ ट्रेट गिव राइज टू 2 और मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन। इसकी वजह से ना बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ जीन, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन बन जाती है, जिनको आप क्या कहते हो, एलील्स कहते हो या एलोमॉर्फ कहते हो। ठीक है, कुछ जीन्स तो ऐसी होती है जिनकी ना 300 अलील्स होती हैं। सही है, यानी अलग अलग इन्फॉर्मेशन होती है 300 अलील्स वाली। A diploid cell does any two of these multiple allele while a haploid have one allele। देखो diploid cell जो होगा ना उसके पास 2 alleles होंगी। ठीक है, मल्टीपल्स इन 300 alleles में से कोई भी 2 होंगी, जबकि हैप्लॉइड के अंदर 1 होगी। ठीक है, उसके बाद है जीन इज़ ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अब भाई देखो, जब बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन का बेसिक यूनिट है तो इनहेरिटेंस का भी तो बेसिक यूनिट है, जिसका काम क्या है, जिसका काम है कॉपी करना किसको, इन्फॉर्मेशन को, और इनहेरिट करना किस में, नेक्स्ट जनरेशन में। द कॉम्प्लीमेंट्री अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन DNA मॉलिक्यूल। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री अरेंजमेंट होती है ना न्यूक्लियोटाइड के अंदर, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है DNA के मॉलिक्यूल के अंदर। यानी ये जो अलग अलग आ रहे होते हैं ना, एडेनिन कॉनिन के साथ, और थायमिन के साथ, गॉनिन साइटोसिन के साथ, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री अरेंजमेंट है इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है, इफ़ द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इज इन वन स्ट्रैंड इज़ नोन। अगर आपको किसी एक जो स्ट्रैंड है, एक धागा जो है, इसके अंदर जो बेसिस लगी हुई नाइट्रोजीनस बेसिस, इसकी सीक्वेंस मालूम हो जाए ना, तो आपको दूसरे की पता चल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि भाई ये 2 धागे हैं, ठीक है, और ये दोनों धागे ना एक दूसरे के गिर्द ऐसे लिपटे हुए। अब मैंने इस एक धागे को उठाया और मैंने आपको कहा इसके अंदर यहाँ पे एडेनिन लगा हुआ है, यहाँ साइटोसिन, यहाँ थायमिन, यहाँ गॉनिन। अब मुझे बताओ दूसरे धागे के अंदर क्या लगा हुआ, तो आप फ़ौरन बता दोगे एडेनिन के सामने थायमिन, साइटोसिन का गॉनिन, थायमिन का क्या होगा, एडेनिन, और गॉनिन का साइटोसिन। या आपने खुद से दूसरे धागे की निकाल ली। ठीक है, तो ये एक हमारे पास फंक्शन होता है। ठीक है, सब ऑटोमेटिकली क्या पता चल जाता है, स्पेसिफिक बेस पेयरिंग। दिस प्रॉपर्टी ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डबल हेलिक्स मेक्स DNA यूनिक मॉलिक्यूल। इसकी वजह से ही ना DNA जो है वो यूनिक मॉलिक्यूल बनता हैगा। बेस्ट जगह होती है कि स्टोर करने के लिए, कॉपी करने के लिए और ट्रांसफ़र करने के लिए। क्या क्या चीज़ स्टोर, कॉपी और ट्रांसफ़र करेगी, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। किस में, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेगी, कॉपी करेगी और ट्रांसफ़र कर देगी जनरेशन टू जनरेशन, बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों में। ठीक है, अच्छा भाई, DNA is able to make its exact copy itself in nucleus of cell before cell division। DNA जो है वो अपनी एग्जैक्ट कॉपी बना लेते हैं। मतलब अगर ये एक DNA आपके सामने मौजूद है ना, थोड़ा सा तमीज़ से बना देती हूँ मैं इसे, ये एक DNA है आपके सामने। अब इसने क्या किया, इसने बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी जैसी एक और कॉपी बना ली। ठीक है, ये जो कॉपी है ना, ये कॉपी जिस प्रोसेस से बनी, यानी इससे अपना डुप्लीकेट बनाया, इसको मैं कहती हूँ रेप्लिकेशन। क्या कहेंगे इसको, रेप्लिकेशन।
गैमेट जो होते हैं ना वो हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि n नंबर सेल्स होते हैं, ठीक है। इनके अंदर कैरी 1 कॉपी ऑफ रेप्लिकेटेड डीएनए, इनके अंदर एक कॉपी होती है रेप्लिकेटेड डीएनए की। दिस कॉपी कैरी जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये कॉपी क्या करती है, जीन्स को लेकर आती है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स तक, ठीक है। द वाटसन एंड क्रीक मॉडल ऑफ डीएनए आइडियली प्रपोज द मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन। वाटसन और क्रीक का जो मॉडल था ना, इन्होंने प्रपोज किया था सेल्फ रेप्लिकेशन, यानी खुद से रेप्लिकेट करने का प्रोसेस। ये पूरा प्रोसेस आप सेकेंड ईयर में डेप्थ में जाके पढ़ेंगे। द हाइड्रोजन बॉन्ड दैट होल्ड टुगेदर द डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए आर ब्रोकन अप फ्रॉम वन एंड। होता ये है कि ये जो डबल हेलिक्स है ना, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे करके जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये एक जो ये ऊपर वाला पार्ट है ना, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा, ठीक है, और टूटा ना तो ऐसे खुलना शुरू हो जाता है जैसे जिप खुलती है ना, ऐसे। तो यानी कि अब डबल हेलिक्स जो है ना वो अनजिप हो गया, यानी अपनी पूरी उस जो लेंथ है ना उसके गिर्द अलग होता जाएगा, यानी कि एक स्ट्रैंड आएगा और उसके साथ उसके नाइट्रोजिनस बेस ऐसे अलग हो जाएंगे, दूसरे स्ट्रैंड के नाइट्रोजिनस बेस ऐसे अलग हो जाएंगे। इसको कहते हैं अनजिप होना, खुल जाना, ठीक है। Each new nucleotide of complementary nucleotide would be added to separate chains sequentially। फिर क्या होता है कि ये जाते हैं मैसेंजर आरएनए के पास और इनके ऊपर और कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आकर लगती। कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं उसका अपोजिट, अगर यहाँ एडेनिन है ना तो वहाँ थाइमिन आके लग जाएगी, ठीक है। तो ये जो चेन हमारे पास लगती है, इससे हमारे पास मैसेंजर आरएनए बनता है। ये आपको प्रोसेस दिखाया हुआ है जिसको हम इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है।